सोलो लेवलिंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपसे वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे दोस्तों। सो अगर आपको सोलो लेवलिंग के वीडियोस सबसे पहले देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। उसमें मिस्टर जिनचुल नाम का एक आदमी को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आके कहता है, सर क्या आप ये देख सकते हैं? ये देख के लग रहा है कुछ गड़बड़ है। रिसेंटली 8 हंटर्स एक सी रैंक के डंजन में गए थे, पर उनमें से सिर्फ 2 सर्वाइवर्स ही बचे हैं, एक डी रैंक का और एक ई रैंक का। पर उस आदमी को ये विश्वास नहीं होता और इसलिए वो सोचने लगता है शायद वो लोग भाग गए होंगे। पर वो आदमी फिर कहता है, नहीं, उनमें से जो डी रैंक का था वो यो जिनहो था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव आर्मर और बाकी बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स उसके पास था। हो सकता है उसने ही हराया हो। पर जो दूसरा बंदा था, शायद आपको याद होगा, जो डबल डंजन उसमें जो बंदा बच गया था वही था संग जिनवो। जिनवो का नाम सुन के वो आदमी थोड़ा सा सोचता है और कहता है, क्या जिनवो? मिस्टर जिनचुल फिर कहता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, और पहले भी हमने इस बारे में थोड़ा सा जांच की थी, तो इसमें ऐसा कोई फिशी या फिर कोई भी एबनॉर्मल बात नहीं है। तुम इसे नॉर्मली देख सकते हो। पर वो आदमी फिर कहता है, नहीं सर, आप इसे ऐसे ही ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि जो 8 हंटर्स मारे गए उनमें से एक हंटर था होंग डोंगसुक। और उसका नाम सुन के मिस्टर जिनचुल कहता है, क्या होंग डोंगसुक? क्या तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो जो होंग डोंगसुक का बड़े भाई है? और ये सुन के वो कहता है, अब ये एक ऐसा चीज है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है दूसरे जगह। हम जिनवू और उसके बहन जिना को देखते हैं। वो दोनों फ्राइड चिकन खा रहे हैं और जिनवू थोड़ा सा ड्रिंक कर रहा है। वो ड्रंक होना चाहता है पर वो ड्रंक नहीं होता है। सिस्टम बार बार उसे नोटिस देता है कि उसकी बॉडी को वो बार बार डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। जिनू सोचने लगता है, क्या मैं कभी भी ड्रंक नहीं हो सकता? कोई भी पॉइजन मेरे बॉडी के अंदर काम नहीं कर सकता। जब से मैं उस डंजन से उठा हूँ, मेरे बॉडी को मुझे काइंड ऑफ एक गिफ्ट मिला है। अगर मेरे बॉडी में कोई भी डैमेज पहुंचता है तो वो रीजनरेट हो जाता है थैंक्स टू द सिस्टम। मेरा पैर ये भी वापस आ चुका है। रुको, क्या इसका मतलब है मैं कोई भी पॉइजन या फिर कुछ भी ऐसे सब्सटेंस से मतलब? और तभी वो बाहर जाने लगता है। जिन्हा को ये देख के थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, भैया आप अगर ऐसे ही जा रहे हो तो मैं सारा का सारा खाना खा लूंगी। जिनू कहता है, अगर तुम्हें मोटा होना है तो खा लो। ये कहते हुए वो बाहर चला जाता है। जिना उसे देखते हुए सोचने लगती है, मुझे ये लड़का भी समझ में ही नहीं आ रहा है। जब से वो वापस आया है उस डंजन से और जब से उसने एक्सरसाइज शुरू किया है, तब से मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तभी हम जिनो को देखते हैं, वो बाहर है। तभी वो वही पॉइजन निकलता है जो कि काकासा को मार के मिला था। वो पॉइजन निकाल के वो पी लेता है। तभी सिस्टम उसे नोटिस देता है और कहता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस है, पर तुम्हें अभी डिटॉक्सिफाई किया गया है। जीनू सोचने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था। तभी घर के अंदर से जीना बाहर निकलती है और कहती है, भैया आपके लिए किसी का फोन है। सीन शिफ्ट होता है। हमने कैफे के अंदर देखते हैं जिनहो को। जिन भी वहाँ पे उससे मिलने आया है। जिन आते ही कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? जिनहो कहता है, सर एक कप कॉफी कैसा रहेगा? पर जिन मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। जिनहो कहता है, आपने मेरी जिंदगी बचाई सर। जिन कहता है, वेल वैसे तुम्हें भी थैंक्स। तुमने मुझे इतना सारा रेसिस्टेंस दिया जिसके वजह से मैं बहुत सारा पैसा कमा पाया, और दूसरी बात तुम चुप रहे जिसके वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। ये सुन के जिनो कहता है, वो सारे बंदे उन्होंने हमें मारने की कोशिश की पहले, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और तभी जिनो बहुत सारे बातें करने लगता है। पर जिन डायरेक्ट पूछता है, तो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों? जिनो थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है, सर एक्चुअली मैं एक प्राइवेट स्ट्राइक स्क्वाड खोलना चाहता हूँ। फिर उसकी बात पूरी तरह से ना सुन के ही जिन एकदम से मना कर देता है। इससे जिनो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, सर पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। सिर्फ 20 बार नहीं, सिर्फ 19 बार जाइए मेरे साथ जाइए, बस इतना ही होगा। ये सुन के जिन कहता है, कहाँ पे? जिनो कहता है। पर जिन फिर भी मना कर देता है और ये सुन के जिनहो उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है। जिन को समझ में आ जाता है कि जिनहो एक्चुअली में एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है और इसीलिए वो बार बार उसे कन्विंस कर रहा है। ये समझने के बाद जिनहो वहाँ से फिर से जाने लगता है। पर जिनहो उसके सामने रोने लगता है और कहता है, सर प्लीज एक बार सुन तो लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपको समझ में आया, मुझे गिल्ड मास्टर बनना है। उसका लाइसेंस मिलना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ 20 बार के लिए हंटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं एक बार तो गया हूँ, बाकी 19 बार जाना है। और हाँ, उसके लिए एक रिटन टेस्ट भी होता है, पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे आसानी से पार कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ऐसे ही मैं अपने पापा की कंपनी को नहीं संभाल रहा हूँ। ये सुन के जिन कहता है, ओ तुम तो योजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे हो, है ना? ये सुनने के बाद जिनो कहता है, हाँ मेरे पापा एक गिल्ड फॉर्म कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है डंजन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पर उसके अंदर बहुत सारे खजाना भी मिलते हैं। चाहे वो एसेंस स्टोन हो, माना स्टोन हो या फिर कुछ भी हो, उनमें जो भी मिलता है कुछ भी बेकार नहीं जाता। ये सुन के जिन कहता है, तो तुम कह रहे हो कि हंटर्स
वहाँ पे जाके हंटिंग करेंगे, बीस्ट को मारेंगे, सारा फायदा तुम्हारे कंपनी को मिलेगा। जिनो कहता है हाँ सर, काइंड ऑफ आप ठीक ही कह रहे हो। मेरे जो पापा है वो इस रैंक के हंटर्स को गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं और मेरे बड़े भाई को सेकंड इन कमांड देना चाहते हैं, पर फिर भी आपको तो पता ही है हमारे इस देश में सिर्फ 9 इस रैंक हंटर्स है, तो उन्हें शामिल करना इतना ज़्यादा आसान तो नहीं होगा। और मेरे भाई वो भी ताकतवर है, पर अभी भी हम उसका रीअवेकनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आप यंग है, लो रैंकिंग है और आपको ज़्यादा हंटिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इसीलिए मैं आपको मेरे साथ भर्ती करना चाहता हूँ ताकि हम लोग मिलके कुछ कर सके और अपने फादर को मैं दिखा सकूं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो सीक्रेट है, जो आप फॉल्स रैंक अपने काबिलियत, अपने एबिलिटीज़ को छुपा रहे हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब तो सब कुछ अकेले कर भी नहीं पाएंगे, मतलब आपको भी तो चाहिए होगा ना कि आप ऐसे स्क्वाड में जाए जो कि आपके एबिलिटीज को जानता है और आसानी से छुपाएंगे, कोई किसी को बोलेगा भी नहीं। इसमें आपका भी फायदा है। कोई भी हाई रैंकिंग हंटर के साथ जाने के बदले आप हमारे साथ चलिए और हम लोग कमज़ोर होके भी अच्छे डंजन्स को क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा खुद का भी फायदा है। और वो जिन की तरफ देख के सोचने लगता है, जिनवू एटलीस्ट एक बी रैंक का हंटर है और हो सकता है उससे भी हायर, क्योंकि वो आसानी से सी रैंक के डेंजन बॉस के साथ साथ उन सारे सी रैंक के मेंबर्स को आसानी से बिना कोई इंजरी के हरा दिया था। शायद मैं अपना ज़िंदगी खो दूँ अगर मैं किसी और को मेरे साथ रिक्रूट कर लूँ। और जिनवू ने वैसे भी अपने आप को प्रूव किया था। हाँ, देख के तो ऐसा लगता है कि वो हार्टलेस है, पर फिर भी उसने 2 बार मेरी ज़िंदगी बचाई है। तभी जिनवू कहता है अच्छा मैं ज्वाइन तो हो जाऊँगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। तभी हम देखते हैं जिनहो उसके सामने एक पेपर देता है, पर जब जिन उसे देखता है पूरी तरह से चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरे जगह एक पार्क में जिन और जिन्हा को देखते हैं। वो दोनों रनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। जिन जिन्हा से पूछता है आज तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे साथ रनिंग करने क्यों आई हो। जिन्हा कहती है लगा आज कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा रनिंग कर लूँ, और हमेशा ऐसे ही बैठे रहना भी ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं वो दोनों रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तभी जिन पूछता है जिन्हा, मान लो कि कभी तुम्हें 30 बिलियन वॉन मिल जाए, तुम इतने सारे पैसे का क्या करोगे। ये सुन के जिन्हा को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है कुछ पैसे तो मैं अपने बैंक में रखूंगा और बाकी का तो मुझे पता नहीं। इतना सारा पैसे की बात तुम कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। ये सुन के जिन कहता है अनरियलिस्टिक, हाँ चलो मिलते हैं। और तभी हम देखते हैं वो बहुत ज़ोर से भागने लगता है। जिन्हा कहने लगती है जिनवू रुक जाओ थोड़ा सा, पर वो बहुत दूर जा चुकी है। और तभी देखते हैं जिन्हा रुक जाती है और कहती है हाँ वो तो एक हंटर है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। जिन कह रहा है 30 बिलियन वोन, तो इतना सारा पैसा तुम मुझे देने के लिए राजी हो अगर मैं तुम्हारे साथ 19 सी रैंक के डेंजन में जाऊँ। इतना सारा पैसा तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता जब तक तुम गिल्ड मास्टर ना बन जाओ। जिन हाँ करता है, पर तभी हम देखते हैं जिन को वो सोचने लगता है मैं क्या करूँ 30 बिलियन वोन। नॉर्मली मेरे पास ना करने का कोई वजह तो नहीं है, पर फिर भी मेरा केस ये स्पेशल केस है। मुझे पता है मैंने जैसा रीअवेकन किया है, इस तरह का रीअवेकनिंग आज तक किसी को नहीं मिला। और जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, हो सकता है मैं बहुत जल्द एक एस रैंक का हंटर बन जाऊँ या फिर उससे भी हायर। और अगर कभी ऐसा हो गया तो 30 बिलियन वोन मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये सोचते हुए वो कहता है मेरा एक कंडीशन है। ये सुन के जिन्हो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कुछ भी सर, कुछ भी। जिन तभी कहता है तुम और मैं सिर्फ दोनों ही जाएंगे रेड्स पर और कोई नहीं जाएगा। ये सुन के जिन्हो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कांपते कांपते कहता है सर ये क्या कह रहे हो आप। मैं समझता हूँ हम दोनों ने मिल के एक सी रैंक का डेंजन को क्लियर किया है, पर फिर भी जो आप कह रहे हो वो सही है। जिन कहता है हाँ जो तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। तभी जिन्हो कहता है पर सर हमें तो 10 मेंबर चाहिए होंगे ना गेट्स के अंदर जाने के लिए। ये सुन के जिन कहता है तुम्हें तो पता ही है फिलर्स हो सकते हैं, नॉर्मली हम फिलर्स को लेंगे। अगर हम सबको बोलेंगे उनको बस देखना है, उनको कुछ काम नहीं करना, तो सब आसानी से मान जाएंगे और हंटर्स की भीड़ लग जाएगा। और वैसे भी तुम सोचो ना, अगर हम दोनों मिलके ऐसे ही 19 सी रैंक डेंजन क्लियर कर लेंगे तो हमारा कितना नाम होगा। ये सुन के जिनो कहता है हाँ अब मैं समझ रहा हूँ, आप सही कह रहे हो। ठीक है अब मैं अपने टीम के बारे में सब कुछ देखता हूँ। हम जिनो को देखते हैं, तभी वो भाग रहा है, भागते भागते बहुत दूर आ चुका है। और तभी रुक के सोचने लगता है अरे यार भागते भागते मैं कुछ ज़्यादा ही दूर आ गया, इतना दूर कि मैं डेली क्विज तो कंप्लीट कर ही लिया पर उससे ज़्यादा ही भाग गया। और तभी उसके नोटिस में हम देखते हैं 10 किमी के बजाय वो 11 किमी भाग चुका है। पीछे देखते हुए सोचने लगता है अरे यार जिना को तो मैं छोड़ ही आया, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा मैं देखता हूँ। और तभी वो नोटिस की तरफ देखता है और देखता है जो उसने एक्स्ट्रा भागा था वो भी उसने काउंट कर लिया था। ये देख के वो कहता है अच्छा अगर ऐसा ही होता है चलो
आज मैं अपने लिमिट को थोड़ा सा पुश करता हूँ, और वो और ज़्यादा भगता है। 20 मिनट बाद हम देखते हैं उसने 200 पुशअप कर लिया है, 200 सिटअप्स, 200 स्क्वाट्स और 10 किमी में 11 किमी रन ही करा है। ये देख के वो सोचने लगता है चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, ये 200 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, और रनिंग का भी सेम है, वो तो 11 पे ही अटका हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखते हैं। वहाँ पे वही आदमी को देखते हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो किसी से बात कर रहा था, तभी उस पीछे एक लेडी आती है और उसे अपने काम के बारे में बताती है। लौरा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अच्छा, मान लो अगर मैंने किसी को मार दिया, यहाँ नहीं कोरिया में, तो फिर क्या होगा? बहुत देर सोचने के बाद लौरा कहती है, क्या आप सीरियस हो सर? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, वैसे इस बारे में ज़्यादा कोरिया के साथ ऐसा कुछ एग्रीमेंट्स तो नहीं है, और वैसे भी आप अभी एक अमेरिकन हंटर हो, सो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आपने कुछ कर भी दिया तो आपको कोर्ट में ले जाए तो जाएगा, पर उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। ये सुन के वो खुश होते हुए कहता है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई को किसी ने मार दिया है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उन दोनों को मार ना दूँ। और ये और कोई नहीं, इस रैंक हंटर होंग डोंगसू है, और जो कि होंग डोंगसू की छोटे भाई है। सोचो दोस्तों कि ये एस रैंक हंटर है, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, सोचो। और वो जिन्हों और जिन को मारने के लिए कोरिया जाना चाहता है, पर 2 महीने के लिए उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, और इसलिए वो लौरा को कहता है, अच्छा उसके बाद मेरे टाइम को फ्री रखना, मैं और कुछ नहीं करूँगा उन दोनों को मारने के अलावा। और मोर इम्पोर्टेंटली आई होप कि वो दोनों इन 2 महीनों में किसी और के हाथों मारा ना जाए, क्योंकि मैं खुद उन्हें मारूंगा। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम कोरिया में देखते हैं जिन्हों को, वो अपने हाथ में अपना डैगर लेके खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक नया चाबी को देखते हैं। ये उसे एक हाइडन क्वेस्ट से मिला है, क्योंकि उसने अपना जो डेली क्वेस्ट है उसका डबल मेहनत की है, और इसका डिफिकल्टी लेवल एस है। जिन्हों उसे पकड़ के सोचने लगता है, हाँ मुझे पता था कि कोई अच्छा गिफ्ट तो मिलेगा, पर मुझे नहीं पता था कोई एस रैंक का आइटम मुझे मिल जाएगा। और तभी देखते हैं वो उस चाबी से नया गेट को ओपन करने लगता है, और वहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ा सा एक दीवार, बहुत बड़ा सा एक डंजन गेट ओपन हो जाता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं जिन्हों को वो उसके अंदर जाने लगता है। उस डंजन के अंदर चारों तरफ आग ही आग, चारों तरफ की दुनिया जैसे कि बर्बाद हो चुका है। और जिन्हों सोचने लगता है अगर ये की सच में इसका डिफिकल्टी लेवल से मैच करता है, मतलब ये डंजन एक एस रैंक का डंजन है, जिसका मतलब है मेरा यहाँ पे बचने का कोई भी चांस नहीं। पर फिर भी अगर कुछ गड़बड़ होता है, मेरे पास टेलीपोर्टेशन स्टोन है, और वैसे भी आप जिन्हों और मुझे बहुत सारे सी रैंक के डेंजन्स को क्लियर करना है, तो मुझे उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मुझे जानना होगा मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर मैंने अभी गिव अप कर दी तो मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाऊँगा। तभी हम एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गेट कीपर ऑफ हेल है, सेरेबरस। जिन कहता है मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, मैं यहीं पे नहीं मर सकता, और मुझे लेवल अप करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें उस चाबी के बारे में फिर से बताया जाता है। ये चाबी एक ऐसा चाबी है जो कि डिमन कसल के अंदर एंट्री दे सकता है, और इसका डिफिकल्टी लेवल है एस। तभी हमें चारों तरफ की जगह दिखाया जाता है, चारों तरफ की बिल्डिंग या फिर कुछ भी हो, सब कुछ जल रहा है। तभी हम देखते हैं जिन्हों सोचने लगता है अगर इस आइटम का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ये डेंजन है, मतलब ये डेंजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे मेरे बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा लो है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही होगा कि मैं अपना लेवल बढ़ाते जाऊँ, उसके बाद यहाँ पे आऊँ और अच्छे से इस डेंजन को संभालूँ। और वैसे भी बी रैंक के बाद सारे गेट बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए सारे दुनिया में इस रैंक के गेट्स बहुत ही कम खुलते हैं, जैसे कि एक बार जेजू आइलैंड में खुला था। और दोस्तों ये जो जेजू आइलैंड के बारे में बताया गया है, इसका थोड़ा सा फाइट सीन आपको शायद सीजन 1 के एपिसोड 1 में दिखाया गया था एनीमे में। यहाँ पे एक एस रैंक का डेंजन ओपन हुआ था, जहाँ पे जाके एस रैंक के हंटर्स भी उस गेट को क्लोज नहीं कर पाए थे, और इसीलिए वहाँ पे सारे जो डेंजन के अंदर के बीस्ट थे वो बाहर आ चुके थे। उस पूरे आइलैंड को छोड़ दिया गया था। वो आइलैंड अभी पूरी तरह से वीरान है, और यहीं पे वो सोचता है। फिर भी एस रैंक के हंटर्स को भी पता नहीं होता कि वो एक एस रैंक के गेट्स को बंद कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ तक कि एस रैंक के गेट्स इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक नेशनल लेवल के हंटर, उसके लिए भी ये इम्पॉसिबल हो जाता है एक एस रैंक के गेट्स को बंद करना। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, नेशनल लेवल काइंड ऑफ एस लेवल से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और इसीलिए शायद मुझे इस डेंजन में कभी एंटर करना ही नहीं चाहिए था। और तभी उसके सामने हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका 3 सर है, और वो उसके सामने चिल्लाने लगता है। जिन सोचने लगता है मेरा अटैक इनके डिफेंस पे काम भी नहीं करेगा, और तभी हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके हमला कर देता है, पर उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिन सोचता है हाँ हो सकता है काम ना करे मेरे अटैक, पर मैं देख तो पाऊंगा मेरे अटैक कितना ज़्यादा ताकतवर है एक ऐसे लेवल के मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी एक के बाद एक वो उस मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश करने लगता है।
वो अपना स्पीड भी बढ़ा लेता है, जिससे उसका स्पीड 30% बढ़ जाता है। वो फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना ब्लड डस्ट भी ऑन कर लेता है काइंड ऑफ। उसके बाद जितने भी तरह के स्किल थे वो सारा कुछ एक्टिवेट कर लेता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर धीरे धीरे मारने लगता है। पर बार बार उसे नोटिस मिलता है कि ये जो मॉन्स्टर है, ये जो एनिमी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए इस पर कुछ भी काम नहीं करेगा। ये देख के जिनू सोचने लगता है, मुझे लगा था मैंने थोड़ा सा ग्रोथ कर लिया है, पर मेरे इतने सारे अटैक्स होने के बाद भी इसके ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अभी भी इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अब तक लड़के तो मुझे पता चल गया है कि ये जो डेंजन है ये इस रैंक का डेंजन नहीं है, पर फिर भी उस लेवल के करीब तो है। और तभी सिस्टम उसे नोटिस देता है। गेट कीपर ऑफ हेल वो अपना रेज मोड ऑन कर रहा है, जो कि 3 मिनट के लिए रहेगा। और तभी उस मॉन्स्टर को हम देखते हैं, वो और ज़्यादा ताकतवर होने लगता है और ज़्यादा पावर से जिन के ऊपर हमला करने लगता है। जिन भी कोशिश करता है कि वो उसके सर में उसके ऊपर जाके अटैक करे, पर सिस्टम उसे बार बार नोटिस देता है कि जो भी अटैक वो कर रहा है उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उस मॉन्स्टर को कोई भी पेन, कोई भी दर्द, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन्हों को काइंड ऑफ उसके हाथ को पूरी तरह से काट देता है और उसे बहुत दूर जाके फेंक देता है। उसकी दांतों में हम देखते हैं जिन का खून लगा हुआ है। दूसरी तरफ जिन को देखते हैं जमीन में गिरा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी एक हाथ में उस मॉन्स्टर की दांत पूरी तरह से घुस चुका है। उसकी हेल्थ को देखते हैं, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने लगता है, इतना जल्दी कि सिस्टम को आगे आना पड़ता है और सिस्टम उसको बचाने के लिए उसका जो डैमेज रेट है उसको 50% रिड्यूस कर देता है। ये देख के जिन सोचने लगता है, इतने खतरनाक सिचुएशन में भी ये सिस्टम मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मेरे जैसा एक ही प्लेयर है। कोई भी बता सकता है कि मैं किस किस मंजर से गुजरा हूँ। अब तो मुझे सच में लगता है इस सिस्टम ने मुझे किसी का अवतार बनाया है और मुझे उन सब की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करना ही होगा। अगर ये सिस्टम मुझसे काम करवाना चाहता है तो मैं इस पूरी सिस्टम को खा जाऊंगा। एक्सेप्ट द अवार्ड, स्टेटस रिकवरी। और तभी हम देखते हैं वो स्टेटस रिकवरी करता है और ठीक होने के बाद हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को पकड़ के, उसकी दांतों को पकड़ के उसके ऊपर हमला करने लगता है। उसको बहुत जोर से घुमा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाके गिरता है। जिन यहीं पे नहीं रुकता, वो जाके एक एक करके उस सारे फेसेस के ऊपर, सारे सर के ऊपर हमला करने लगता है। उसका गुस्सा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी अपने रेज मोड में है। और इसी के साथ ऐसे ही कुछ देर फाइट चलने के बाद हम देखते हैं आखिरकार जिन इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा चुका है। हराने के बाद उसे नोटिस मिलता है, तुमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है और साथ ही में तुमने बहुत सारा लेवल अप कर लिया है। जिनों को देखते हैं, वो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद सोचने लगता है, फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर को तो हरा दिया, पर अभी मैं इस कैसल डोर को खोल के इसके अंदर नहीं जा सकता। मुझे पता है मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे जाके उन सब से लड़ सकूँ, पर मैं बाद में वापस ज़रूर आऊँगा जब मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। उस मॉन्स्टर को मारने के वजह से उसे कुछ अच्छे आइटम्स भी मिले हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरे जगह। हम देखते हैं एक बहुत अजीब से बंदे को, उसके सामने हम और एक बंदे को देखते हैं। वो आदमी कहता है, मैंने सुना है कि डेंजन के अंदर जो होता है वो डेंजन में ही रहता है। ये सुन के वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हम देखते हैं वो आदमी उसके सामने बहुत सारा पैसे रख के कहता है, ये लो 2 बिलियन वोन, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम उन सब को मार दो, उन सारे बस्टर्ड को मार दो मेरे लिए प्लीज़। तभी देखते हैं दूसरे आदमी को, वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, नहीं मुझे और 1 बिलियन चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ तुम नहीं बहुत सारे हंटर्स भी होंगे और मैं जिन सारे हंटर्स के साथ जाऊँगा वो सारे बी रैंक्स के हंटर होंगे। तो शायद तुम्हें पता है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। और क्या तुम्हें पता है मैं सर्वेलेंस टीम में काम करना क्यों चुना? हालांकि वहाँ पे बहुत कम पैसे दिया जाता है, क्योंकि मुझे मैजिक बीस्ट को मारने से ज़्यादा अच्छा ह्यूमंस को मारने में लगता है। और ये कह के वो हंसने लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।